हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आज हमारा एक नया लेक्चर है जो हमने पहले आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का शेयर किया था, जिसमें हमने पार्ट 1 बनाया था। पार्ट 1 के बारे में पढ़ा था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो चैप्टर है इसमें हमारे कुछ टॉपिक कवर्ड होंगे, वो मैंने लिख दिया है यहाँ पर। आप देखोगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2 है हमारा ये, और इसमें जो टॉपिक कवर्ड होंगे वो है ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, कि सब्सक्रिप्शन का कैसे ट्रीटमेंट आपको करना है। दूसरा आप देखोगे ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, इनके बारे में आप पढ़ोगे। इसके बाद है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, उसका भी हमें ट्रीटमेंट करना है। इसके अलावा आप देखोगे हमारा पहला जो टॉपिक है वो है आपका सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट, कि सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट कैसे करना होता है। डियर स्टूडेंट, सब्सक्रिप्शन जो होता है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का मेन सोर्स होता है इनकम का। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को तो वो अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। तो सब्सक्रिप्शन का जो हमें ट्रीटमेंट करना है वो इस तरीके से करना है कि सब्सक्रिप्शन जो हमारा होगा वो हमारा अकाउंटिंग पीरियड से रेलिवेंट होना चाहिए। प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड का भी नहीं हम इसमें ऐड करते हैं अपना, जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, और कमिंग ईयर्स के जो सब्सक्रिप्शन है उसको भी हम ऐड नहीं करते हैं। बेसिकली जो सब्सक्रिप्शन है ये आपका एक रेवेन्यू रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट है, जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे अपना, तो उसके अंदर ये इनकम साइड में हमें दिखाना पड़ता है सबसे पहले सब्सक्रिप्शन अपना। उसके बाद सबसे पहले जो सब्सक्रिप्शन की बात आती है वो है हमारी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। अब करंट ईयर की हम बात करें, करंट ईयर से मतलब हमारा ये होता है जिस ईयर के लिए आप अकाउंट्स बना रहे हो, यानी कि हमारा कि अकाउंटिंग पीरियड क्या है आपका, अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड आपका क्या होने वाला, अकाउंटिंग पीरियड से मतलब है, जैसे हमारा अकाउंटिंग पीरियड की बात करें कि आपका 1 अप्रैल से शुरू होता है ये आपका, और 31 मार्च तक का कंप्लीट हो जाता है जो आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है। इसके बाद आप देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। करंट ईयर की बात, यानी कि ये मेरा जो करंट ईयर है ये होता है, यानी कि पूरे साल मुझे सब्सक्रिप्शन मिला, और एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, कि करंट ईयर के एंड में ये सब्सक्रिप्शन मेरा आउटस्टैंडिंग रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सब्सक्रिप्शन आपका आउटस्टैंडिंग रह गया तो ये इस ईयर का इनकम ही है जो आपको रिसीव्ड नहीं हुई एंड ऑफ द करंट ईयर तक। तो ऐसी इनकम को हम क्या करेंगे, ऐसी इनकम को जो हमारी इनकम साइड होगी इनकम एक्सपेंडिचर में, तो इसको सब्सक्रिप्शन में ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको हम ऐड कर देंगे इनकम को हम वहां पर जाकर। अब इसकी बात आती है दूसरी बात, फिर इसका दूसरा एक तो ये ट्रीटमेंट होता है कि हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अपना बनाएंगे, एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो उसको हम इनकम साइड दिखा देंगे। पहला तो ये होगी बात। दूसरी ये होगी बात कि जब हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट आपकी दो बनती है इसके अंदर, एक ओपनिंग बैलेंस शीट, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। सब सर हम ओपनिंग बैलेंस शीट या क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड दिखा देंगे हम इसको। दूसरा है हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ
बिगिनिंग का मतलब शुरुआत का, कि ये शुरुआत का है। कि अगर मैं मान के चलूं मेरा जो असेसमेंट ईयर है वो 2012 और 13 है, तो इससे पहले का क्या होगा? इससे पहले का होगा 11 और 12। नेक्स्ट ईयर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर होगा 13 और 14, इस तरीके से। तो ये कहता है कि जब हम करंट ईयर अपना शुरू कर रहे हैं, हमारा जो अकाउंट है वो इस ईयर में शुरू हो रहा है, तो बिगिनिंग की बात कर रहा है। तो जब बिगिनिंग के जो बैलेंसेज होते हैं हमारे, वो प्रीवियस ईयर के, यानी कि प्रीवियस ईयर के एंडिंग बैलेंसेज होते हैं हमारे। तो ये जो 2011 और 12 है, 2012 का एंड का बैलेंस 2012 और 13 में जाकर ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, जो हमारा इनकम कहां का है? 11 और 12 का है। यानी कि इस ईयर की जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है उसको हम 12 और 13 के अंदर ऐड नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि उससे फिर हमें अपनी इनकम का पता नहीं लगेगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है? तो ऐसी इनकम को आपकी जो सब्सक्रिप्शन वाली अमाउंट है उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि लेस कर देंगे। तो नेक्स्ट टाइम इसका जो इफेक्ट होगा वो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट पे भी होगा, उसका हम ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड दिखा देंगे। तो इन दोनों का ट्रीटमेंट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, जो ये आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट्स है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स है, जिनका आपको प्रयोग करना है अकाउंट बनाते समय। सर इसके बाद हमारी जो बात आती है वो है आपकी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, कि मुझे एक सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल गया बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर में। तो ऐसी इनकम को जब मुझे वो बिगिनिंग में मिला है, यानी कि बिगिनिंग मैंने शुरुआत में मिल गया मुझे 2012 में ही एडवांस में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इनकम है आपकी, ये आपकी करंट ईयर के लिए इनकम मानी जाएगी। तो इसको भी हम क्या करेंगे? सब्सक्रिप्शन वाली अमाउंट के अंदर जाकर ऐड कर देंगे, और नेक्स्ट टाइम इसका क्या करेंगे? जहां पर बिगिनिंग लिखा हुआ है इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखा देंगे। नेक्स्ट है सर हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, कि करंट ईयर यानी कि मुझे 2013 में एंड में मिला है सब्सक्रिप्शन, वो भी एडवांस, तो वो हमारा 13 और 14 असेसमेंट ईयर के लिए होगा, ना कि मेरा करंट ईयर के लिए। और इसको भी हम अपनी बैलेंस शीट है, जो हमारी बैलेंस शीट बनेगी उसके अंदर शो कराएंगे लायबिलिटी साइड, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में। जहां पर आपको एंड ऑफ द करंट ईयर लिखा है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट से रेलेवेंट एक्सपेंसेस है या आइटम है, और जहां बिगिनिंग लिखा हुआ बिगिनिंग से रिलेटेड है। तो डियर स्टूडेंट, आप जब इसको करके देखोगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। इसका दो प्रकार का इफेक्ट है, एक तो बताया है आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में इफेक्ट पड़ेगा, और दूसरा इफेक्ट है जो आपका वो पड़ेगा आपका बैलेंस शीट के ऊपर। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा हमारे और भी कुछ इसके अलावा हमारे मैंने लिखा था उसमें कि ट्रीटमेंट ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट, ये तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करी थी हमने पहले, अब हम कैपिटल रिसिप्ट्स की बात कर लेते हैं जो नॉन रेकरिंग नेचर की होती हैं। इसका मतलब ये लाइफ में एक या दो बार ही कम बार रिसीव्ड होती है हमको, यानी कि ऐसा नहीं है कि लगातार रिसीव्ड हो रही है। It's include those receipt which yield benefit to the entity in the current year, कि जिनका हम बेनिफिट है जो वो अपना करंट ईयर्स में ले लेते हैं, एंटिटी करंट ईयर एज वेल इन फ्यूचर, और उनका फायदा
फ्यूचर में भी उठाते हैं। यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट हम करंट ईयर में भी ले रहे हैं और फ्यूचर में भी उठाएंगे। इसके बाद है आपका सर यहाँ पर दे आर नॉट रिसीव्ड एट रेगुलर इंटरवल। जो नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर नॉन रेकरिंग नेचर, इन अदर वर्ड दे आर नॉट रिसीव्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, कि लगातार रिसीव्ड नहीं होती हमारी। दे इंक्लूड लाइफ मेंबरशिप फीस, इसके बाद इंडोमेंट फंड्स रिसीव्ड, डोनेशन फॉर specific purpose such as the construction of building, special contribution of silver jubilee celebration, and other is legacies, example the amount received under the will. Will means वसीयत। कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को एनजीओ के नाम कर जाता है कि आफ्टर माय डेथ my property owner will be following NGO. Not all the 4 receipts mentioned as the above should be written on liability side of the balance sheet. सारी की सारी जितनी भी हमारी ऊपर दी हुई है सभी की सभी हमारी लायबिलिटीज की तरह ट्रीट करते हैं और इनको हम इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते। ये यहाँ पर मेन बात है हमारी। तो उनके साथ जिनके साथ स्पेशल वर्ड्स लिखा हो तो स्पेशल ट्रीट करी जाती है और उनको हम लिखा जाता। डोनेशन में थोड़ा सा हमारा कॉन्ट्रडिक्शन है। डोनेशन अगर आपका जर्नल है तो उसको रेवेन्यू मानेंगे आप, अगर वो स्पेशल लिखा हुआ है तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट करके चलेंगे और उसको लायबिलिटी साइड दिखाएंगे बैलेंस शीट की। इसके अलावा हमारा पीछे भी दे रखा होगा, ये हो गया हमारा। इसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखिए डियर स्टूडेंट, आप जानते हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी सर्विस हमने अभी ले लिया है बट उनका भी भुगतान नहीं किया है, जैसे सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेंसेस का भी क्या करते हैं हम ट्रीटमेंट करके चलते हैं, क्योंकि खर्चों का इनकम का तो हम कर ही रहे हैं बट साथ के साथ हमें एक्सपेंसेस का भी करना है। अगर नहीं करेंगे तो हमारे जो अकाउंट्स है वो ट्रू एंड फेयर रिजल्ट्स हमें प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो मैं अकाउंट्स बनाता हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो उसके अंदर हमारी इस तरीके से लाइन बनी होती है, आप जानते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे एक्सपेंसेस होती है और यहाँ पर सर हमारी इनकम होता है। तो ये जो अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट है, तो यहाँ पर हम सैलरी लिखेंगे, सैलरी, और नीचे कुछ ना एडजस्टमेंट्स दी हुई होती है आपके लिए जिनको आपको कंप्लीट करना होता है। तो वो एडजस्टमेंट है जो हमारी, उसमें सैलरी भी हो सकती है, उसमें वेजेस भी हो सकती है, उसमें आपका रेंट भी हो सकता है, सो एंड सो। तो डियर स्टूडेंट, इसमें क्या करोगे, जैसे मैं एक एडजस्टमेंट की बात करूं, नीचे लिखा है सैलरी प्रोवाइड ₹1000 पर मंथ, और जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देखेंगे तो सैलरी आपकी वहां पर लिखी होगी ₹11,000 पेड कर रखी होगी। अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ₹1000 के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से 12 महीने की आपके ₹12,000 हो गए। ठीक है सर, और अभी आपने सैलरी का जो पेमेंट किया है, यानी कि पेमेंट ऑफ सैलरी है जो आपकी, वो आपकी 11,000 है। तो ये हुआ कि अभी आपका ₹1000 है जो शॉर्टफॉल है, वो अभी आपने पेमेंट नहीं किया है। तो आप क्या करोगे आप, तो उसके लिए हमें करना होगा, यहां पर लिखेंगे ₹11,000 अंदर की तरफ, और इसमें ऐड करेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1,000, क्योंकि 1,000 हमारा भी आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर पूरा खर्चा हमारा कितना
आ जाएगा। आपको पता है कि जो हमारे अकाउंट है वो कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस होते हैं, तो इसलिए हमें ये सब चीज दिखानी होती है क्योंकि एक्रूअल हो चुकी है ये चीजें। इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात करें, फिर हम देखिए इस सैलरी 1000 तो हमने यहां लिख दिया, फिर इसको देख लेंगे कि अगर हमारी आउटस्टैंडिंग जो बिगिनिंग के है तो बिगिनिंग वाली एसेट्स में दिखाएंगे, सॉरी बैलेंस शीट में दिखाएंगे, या फिर हम इसको एंड वाली बैलेंस शीट में दिखाएंगे। इसके अलावा सर हम देखते हैं आप प्रीपेड एक्सपेंसेस दोज एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस फॉर गेटिंग सर्विस प्राप्त करने के लिए, सर्विस लेने के लिए हमें एडवांस में देना पड़ता है, जैसे इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, इनका पेमेंट ऑलवेज हमें एडवांस में करना होता है जो प्रीमियम की फॉर्म में हम पे करते हैं। तो ऐसे एक्सपेंसेस को आप देखोगे तो आप पाओगे कि हमने मान के चलो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है वो 31 मार्च 2015 को कंप्लीट हो रहा है, और हमने एक्सपेंसेस का पेमेंट है मान के चलो वो कर दिया 31 मई 2015 तक के लिए, तो मेरा तो अकाउंटिंग पीरियड मार्च में कंप्लीट हो गया, इसका मतलब अप्रैल और मई 2 महीने का मेरा एडवांस चला गया। तो ऐसे एक्सपेंसेस को मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा और नेक्स्ट टाइप बैलेंस शीट की एसेट साइड इसको शो कराएंगे, आउटस्टैंडिंग और लायबिलिटी साइड दिखाएंगे, क्योंकि बिकॉज एक कंपनी की या हमारे ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटीज है, इसको हमें दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे अकाउंट ट्रू रिजल्ट शो नहीं कराएंगे। इसके अलावा ये भी हमारा हो चुका है रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट्स का। अब है हमारा डेप्रिसिएशन ट्रीटमेंट। डेप्रिसिएशन आप जानते हो, डेप्रिसिएशन ऑलवेज आप फिक्स एसेट्स पे लगाते हो, और फिक्स एसेट्स का जैसे जैसे हम यूज करते हैं तो उसकी जो वैल्यू थोड़ी सी रिड्यूस होती चली जाती है, उसकी यूज करने से उसमें वियर एंड टियर आ जाता है, ठीक है। तो ऐसी जो डेप्रिसिएशन है ये ऑलवेज आपको पता है कि डेप्रिसिएशन जो ऑलवेज चार्ज किया जाता है फिक्स एसेट्स पर इसको हम चार्ज करेंगे। दूसरा इसका तरीका ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इसको एक्सपेंसेस साइड दिखाएंगे आप। एक्सपेंसेस साइड जैसे आपका मान के चलो हमारा फर्नीचर है, ये भी आपका फिक्स एसेट्स होता है। फर्नीचर आपका 10,000 रुपए का है और इस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है वो 10% चार्ज होता है, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज है, तो 10% इसका डेप्रिसिएशन चार्ज कितना हो गया 1000 रुपीज। तो आप इसको एक्सपेंसेस साइड में डेप्रिसिएशन से लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे कितना आ जाएगा 1000 रुपया। और बैलेंस शीट जब बनाओगे आप तो बैलेंस शीट जो क्लोजिंग वाली है वहां पर फर्नीचर की वैल्यू लिखोगे 10,000 रुपया, और 10,000 में से 1,000 डेप्रिसिएशन का लेस करोगे, रिमेनिंग वैल्यू 9,000 रुपीज। तो इस तरीके से ये आपको अपने सारे काम करने पड़ते हैं। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हमारे कैपिटल रिसिप्ट्स के होते हैं, जैसे मैच फंड, टूर्नामेंट फंड, ये हमें जो मिलते हैं स्पेशल कार्य के लिए मिलते हैं। तो जब आपका जो टूर्नामेंट फंड है या मैच फंड है तो आपको जो एक्सपेंसेस करने हैं, खर्च करने हैं, उस फंड में से करने हैं, जो अमाउंट बच जाता है फिर उसको लायबिलिटी साइड दिखा देंगे। जैसे टूर्नामेंट फंड दे दिया, टूर्नामेंट फंड 1,00,000 रुपए का, 1,00,000 रुपए का टूर्नामेंट फंड है, और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस भी बता दिए 80,000 रुपए, तो ये 80,000 तो हमारे एक्सपेंसेस साइड आ जाएंगे। और टूर्नामेंट फंड बच कितना गया 20,000, इसको लायबिलिटी साइड दिखा दो 20,000, क्योंकि टोटल तो हमने 1,00,000 दिखाया था वहां, अब जो रिमेनिंग बच गया उसको वहां दिखा दो। तो उससे क्या होगा, हमारा जिस काम के लिए वो पैसा मिला था हमने उसी में खर्च कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना है कि पैसा आपको मान के चलो पौंड खुदवाने के लिए मिला हो, गांव में तालाब बनवाने के लिए, बट आप उसका यूज गांव की सड़क बनवाने में कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होगा। जिस कार्य के लिए जो पैसा मिला है
आपको वहीं पर उसका खर्च करना है। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के जो थ्योरेटिकल जो बातें थी वो लगभग हमने डिस्कस कर ली है। और इसके अलावा अगर आप कोई किसी प्रकार का डाउट आपको होता है तो उसको आप YouTube के चैनल के जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी लिख सकते हो, और उसके लेकर हम उसको लेकर क्लास भी बना देंगे और सॉल्यूशन करके उसको कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे आपको। और इसके अलावा आने वाली जो हमारी जो क्लासेस हो सकती है उसमें आपके लिए मैं अकाउंट्स की और जैसे रेशो एनालिसिस है, आपका जो चैप्टर है रेशो एनालिसिस है, पार्टनरशिप फर्म है, इसके अलावा आपके एडमिशन ऑफ पार्टनर है। अगला जो हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक आपके लिए हम जो लेके आने वाले हैं वो आपका फाइनल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस फाइनल अकाउंट के बारे में आपको क्लासेस दी जाएंगी। थैंक यू।